और आप देखना शुरू कर चुके हैं BCOC 132 का यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। हम बिजनेस के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। अब मैं थोड़ी सी ही क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बिजनेस के बारे में जितना ही आप जानेंगे उतना आपको कम लगेगा। एक एक टॉपिक के बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं और उन सब टॉपिक्स के भी सब टॉपिक्स बढ़ते चले जाएंगे। मतलब ये एक सागर की तरह है। और आइए इस बारे में बात करते हैं। हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं और ऐसे वर्ड्स सुनते हैं जैसे कि बिजनेस, कॉमर्स, ट्रेड, इंडस्ट्री, है ना। अब इन सारे के सारे वर्ड्स का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के टर्म्स में एक बढ़िया मीनिंग है। इस पूरे यूनिट के अंदर हम इंट्रोडक्शन के रूप में जानेंगे कि आखिर बिजनेस है क्या, राइट। और इन सारे टर्म्स का अलग अलग मतलब है या सारे टर्म्स सेम हैं, राइट। हम इन सभी के बारे में डिफ्रेंशिएट भी करेंगे कि आखिर ये टर्म्स एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं। ओके। साथ के साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि भाई किसी बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, जो बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं उनको क्लासिफाई कैसे किया जाता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के इम्पोर्टेंस क्या होते हैं भाई, एंटरप्रेन्योर का रोल क्या होता है किसी बिजनेस के अंदर, राइट। ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ की। आप आज सुबह उठे होंगे और सुबह उठने के बाद ही आपने ऐसे ब्रश किया होगा, शावर लिया होगा, ब्रेकफास्ट किया होगा, फिर आपके घर में ऐसे जो छोटे बच्चे वो स्कूल गए होंगे, जो बड़े लोग हैं वो जॉब पर गए होंगे, हाउस वाइफ्स अपना काम कर रही होंगी। अब इन सारे के सारे काम में दीज ऑल एक्टिविटीज़ आर ह्यूमन एक्टिविटीज़। बेसिकली वी ऑल आर ह्यूमंस, ओके। सो वी आर डूइंग सम एक्टिविटीज़, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटीज़। इन सारी एक्टिविटीज़ में कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो हमको पैसा कमा कर देती हैं और कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो कोई पैसा कमा कर नहीं देती। लेकिन क्या कोई भी एक्टिविटी बिना मतलब के हम कर रहे हैं? नहीं, हर एक एक्टिविटी का अपना एक मतलब है, राइट। मेरा ये मीटिंग कैसे चला गया गाइस? अभी आ रहा है? आर यू गाइस एबल टू सी माई स्क्रीन राइट नाउ? माफ़ी चाहूँगा। यस। तो ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं, ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ हम किसी पर्पस के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वहाँ से जानकारी, एजुकेशन लेकर आते हैं। जो बड़े लोग जॉब करने जाते हैं तो वो कुछ टास्क परफॉर्म करते हैं जिससे बाकी लोगों की मदद होती है और उन लोगों को पैसा मिलता है, ओके। तो इन ह्यूमन एक्टिविटीज़ को हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, दूसरी है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ऐसी एक्टिविटी जिसमें पैसा मिलता हो काम करने पर वो तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और ऐसी एक्टिविटी जिसको काम करने पर कोई पैसा नहीं मिलता उसको बोलेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब जिसमें पैसा मिलता है वो कौन सी एक्टिविटी है भैया? बिजनेस कर लो, प्रोफेशन आप कोई चूज़ कर लो, या कहीं जाकर आप एम्प्लॉय हो जाओ। अब इन तीनों में भी डिफरेंस है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल डिफरेंस है। इस बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है। ऐसी एक्टिविटीज़ जो हम करते तो हैं, लाइक दीज एक्टिविटीज़ which are conducted by human beings due to love and affection, social obligation, religious obligation, physical requirement, patriotism। हम इन सब की वजह से करते हैं, ठीक है, राइट। लेकिन इससे कोई भला हमारा पैसे के मामले में नहीं होता, हमें कोई मॉनेटरी बेनिफिट यहाँ से नहीं होता। इसीलिए हम इसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं। जैसे हाउस वाइफ कुकिंग फूड फॉर द फैमिली। अब वो देखो कितना बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। हमारी माताएं बहनें, मेरी माता जी भी करती है, बहन मेरी सिस्टर भी करती है। दे आर डूइंग प्रीसियस जॉब बट दे आर नॉट अर्निंग फ्रॉम दैट जॉब, दैट्स वाई इट इज़ नॉट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ओके, राइट। चिल्ड्रंस गोइंग टू स्कूल, प्लेइंग गेम्स एंड सो अदर थिंग्स। हम लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सब जगह जा रहे हैं, राइट। पर क्या उनसे पैसा मिलता है? सर इफ़ आई एम द प्रीस्ट और पुजारी और समथिंग, तो मेरे को तो नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल पीपल। दे वोंट बी गेटिंग एनी इकोनॉमिक बेनिफिट आउट ऑफ दीज एक्टिविटीज़। इसलिए इन सभी एक्टिविटीज़ को क्या कहा जाएगा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। बट ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में ना इनडायरेक्ट एक्टिविटी की तरह काम करती है, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। अगर मेरे पिताजी जब जॉब पर जाते हैं, माताजी अगर उन्हें खाना बना कर ना दे तो उनका मूड अच्छा नहीं रहेगा, उनको बाहर से खाना खाना पड़ेगा, समय ज़्यादा लग जाएगा, और हो सकता है जितनी प्रोडक्टिविटी उनकी आए अपने जॉब पर वो प्रोडक्टिविटी उस दिन वैसी ना रहे। इसीलिए ये इनडायरेक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट तो करते हैं लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं कहलाते, राइट, ओके। अब इसके अंदर कुछ और एक्टिविटीज़ भी हैं, दो मॉडल्स भी हैं, ओके। पहला है चैरिटेबल एक्टिविटीज़।
लेबर सर्चिंग फॉर सोशल बेनिफिट प्योरली बेस्ड ऑन सॉलिडारिटी विदाउट मॉनेटरी एडवांटेज। जैसे कि सरकार कुछ इंस्टीट्यूशंस को फंड कर देती है बच्चों को पढ़ाने के लिए, आपने आसपास के एनजीओज देखे होंगे, ठीक है, राइट। हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ लाइक टीडिंग, वॉशिंग डिशेस, चाइल्ड केयर, कपड़े सिलना, घर के कुछ काम करना, ठीक है, ये सब क्या है, इसमें भी कोई पैसा नहीं कमाया जाता। आप लोग मीटिंग छोड़कर चला जा रहे हैं, मैं बहुत बोरिंग पढ़ा रहा हूँ क्या? यस, क्या मैं ये सभी लोगों से पूछना चाहूँगा, मीटिंग छोड़कर अगर आप जा रहे हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या कमी रह गई है मुझसे, ऐसा मैं क्या नहीं कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए, प्लीज़। ओके, चलिए, नाउ लेट्स मूव टू द इंडिपेंडेंसी, नेविगेटिंग अंडर privileged and under marginalized sector of society in their upliftment। इसके लिए भी हम कोई पैसा नहीं लेते। जैसे हम किसी की मदद करते हैं, किसी बच्चे का जो एजुकेशन उसको स्पॉन्सर कर देते हैं, किसी जो है जानवर की मदद कर देते हैं, उसको ऐसे होता है ना कि स्ट्रे डॉग है, स्ट्रे एनिमल्स है, उनको ऐसे हेल्प कर देते हैं, हमें लगता है कि उनको हेल्प की ज़रूरत है, क्या पता नहीं हो, लेकिन हमें लगता है तो हम कर देते हैं। तो इस वजह से भी वॉलंटरीली किलिंग people who facilitate marginalized individual in achieving employment by training in skills। ये सारी एक्टिविटीज़ भी क्या हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, जिसमें हम लोगों को सिखा रहे हैं पैसा कैसे कमाते हैं, राइट। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, टीचर्स आर टीचिंग इन स्कूल, ट्यूटर्स आर टीचिंग इन ट्यूशन क्लासेस, दे आर अर्निंग मनी। हाँ, उसी पर आएंगे। नाउ दीज एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन बाय ह्यूमन बींग्स फॉर अर्निंग मनी और लाइवलीहुड आर कॉल्ड एक्टिविटीज़। जिंदा रहने के लिए पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खाना पीना उसी से आता है गाइस। तो इसीलिए हम लोगों को काम करना, मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाना पड़ता है, और इन सारी एक्टिविटीज़ को जो हम काम करते हैं इनको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ओके, राइट। चलिए, नाउ डिफरेंस क्या है इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर? पहला, मतलब में डिफरेंस आ जाता है। ऐसी एक्टिविटीज़ जो फाइनेंशियल गेन के लिए की जाए वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें हमें सोशल फुलफिलमेंट फील हो कि आज तो चाचा चाची से मिलने चले गए, आह मज़ा आ गया, दादा दादी की क्या स्माइल थी, ओहो हो मज़ा ही आ गया, डॉग के साथ आधा घंटा घूम कर आए हैं, वो भी खुश मैं भी खुश। तो ये क्या है, सोशल साइकोलॉजिकल मेंटल नेसेसिटी के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ ज़रूरी हैं, जिनको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। ये ज़रूरी नहीं है क्या आप अपने डॉग को ऐसे वॉक पे नहीं लेके जाओगे तो आप उसको अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा? दादा दादी से नहीं मिल रहे हो, मम्मी पापा से नहीं मिल रहे हो, भाई बहन से नहीं मिल रहे हो, आप सोचो खूब पैसा कमा रहे हो, बट ऐसा कुछ भी आपके पास नहीं है, तो आपका वो पैसा किसी काम का नहीं हमारे समाज के अनुसार, वैसे अपने अनुसार भी, ठीक है, राइट, गेटिंग इट। चलिए, पर्पस क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का? देखिए, दीज एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकन विद द फाइनेंशियल मोटिव कि पैसे गड्डी पैसा कमाएंगे, घर खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, बंगला खरीदेंगे, है ना। लेकिन जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है मेंटल नीड्स के लिए, कि चलो यार बहुत पैसा कमा लिया, छुट्टी लेकर जा रहे हैं गाँव घूमने, चलो मनाली, चलो शिमला, भैया उधर को चलो, जहाँ मर्जी जाना है आपको उधर जाओ, क्योंकि आपको मेंटल पीस चाहिए, आपको बहुत सुकून चाहिए। आर यू गाइस गेटिंग इट, राइट। आउटकम्स क्या होता है? देखो, पहला, आप बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाते हो जिनसे बाकी लोगों को मदद मिलती है। लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पर्सनल कंटेनमेंट का काम होता है। मेजरमेंट, हम इसको फाइनेंशियल टर्म्स में मेज़र कर सकते हैं कि कितना पैसा आप कमा रहे हो, उतना ज़्यादा काम करते होंगे, या फिर उतनी मेहनत या उतने दिमाग का काम करते होंगे। लेकिन यहाँ पर पर्सनल फुलफिलमेंट, मान लेते हैं मुझे जॉगिंग करनी है, ठीक है, मुझे जो है रिलेटिव से मिलना है, लेकिन मैं किसी पार्टी में गया, रिलेटिव 2 ही लोग आए थे, तो मैं उतना मज़ा नहीं आएगा। लेकिन उस पार्टी में जहाँ पे सारे रिलेटिव्स आए, रिलेटिव्स ही रिलेटिव्स, ऐसे बताना कि मेरे 100 में से 90 नंबर आए, क्या ही मज़ा आएगा नहीं स्टेज पर जाके, हाय मेरा नाम किशन कनौजिया, आई गॉट 90% इन माई 12th क्लास, क्या ही एकदम पर्सनल फुलफिलमेंट, आप लोग फील कर पा रहे होंगे उसको। खैर, वैसे हम ऐसा कहते नहीं क्योंकि आते ही नहीं 90। चलिए कोई बात नहीं। वैल्यू भी मिलती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से, नेशनल इनकम में पैसा बढ़ जाता है, हमारी टोटल जो इकोनॉमिक ऐसे एक्यूमुलेशन है, कितना पैसा हम लोगों ने कमाया उसमें भी फंड बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा तो कुछ होता नहीं है, नेशनल इनकम जैसा कुछ होता नहीं है, बट हाँ पर्सनल वैल्यू एडिशन ज़रूर होता है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे एकेडमिशियन, स्किल्ड पर्सन, अ डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सब पैसा कमा रहे हैं, सब के सब लगे हुए पैसा कमाने में, ठीक है। लेकिन अगर कोई अध्यापक अपने
बच्चे को पढ़ा रहा है, अपने ही बेटे को पढ़ा रहा है, अपनी बेटी को पढ़ा रहा है, ठीक है, राइट। डॉक्टर ट्रीटिंग पुअर पेशेंट विदाउट चार्जिंग फीस, बॉय डेवलपिंग सॉफ्टवेयर टू हेल्प हिज फादर इन फैसिलिटेटिंग हिज बिजनेस। ये सब क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। यस काशी, यू हैव एनी क्वेरीज? ओके, नाउ लेट्स मूव टू द सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तीन तरीके के सेक्टर है गाइस, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इन तीनों सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे ये हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में मदद करते हैं। कौन कौन से हैं ये प्राइमरी? ऐसे सेक्टर जिनसे डायरेक्टली ऐसे पैसा कमाया जा सके, मतलब गए नेचर में, लाए माल, माल बेचा, पैसा ही पैसा। जैसे अगर हम एग्रीकल्चर, ब्रीडिंग, फॉरेस्ट्री, फिशरी, हंटिंग, माइनिंग, मैं खदान में गया 2 किलो सोना निकाल कर ले आया और मैंने मार्केट में बेच दिया, सर ऐसे 2 किलो मिलता नहीं है, 20 ग्राम मिला गाइस, 20 ग्राम, 20 ग्राम। मेरे को एक हीरे का टुकड़ा मिल गया, 50 किलो कोयला मिल गया, लाकर सीधा मार्केट में बेचूंगा, पैसा मिल जाएगा। ये प्राइमरी इकोनॉमिक सेक्टर है। ऐसा इकोनॉमिक सेक्टर जहां पे जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है बस वो रिक्वायर्ड हो, ओके, राइट। और ये एक्टिविटीज़ नेचर के ऊपर डिपेंड होनी चाहिए, यानी कि हमें प्रकृति से कोई चीज़ मिल रही है। हम धरती माता की गोद से माइनिंग करके सामान निकाल रहे हैं ना, है ना, जंगलों को ऐसे काट कर पैसा कमा रहे हैं ना, पेड़ से सोफा बनेगा इसका बढ़िया, ठीक, ओके। नाउ ब्रीडिंग करवा रहे हैं ज़बरदस्ती, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर। सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जब हम या प्राइमरी इकोनॉमिक सेक्टर से जो भी हमारे पास रॉ मटेरियल आया है उसको जब हम प्रोसेस करेंगे, और रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने के बाद गाइस, प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस करने के बाद जो एंड रिजल्ट हमारे पास आएगा, जैसे हमारे पास कॉटन के प्लांट को ऐसे एंड रिजल्ट हमारे पास क्या आया, कॉटन के ऐसे बर्ड्स आ जाएंगे, उनको प्रोसेस करेंगे तो हमारे पास थ्रेड्स आएगा। खादी इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, रॉ मटेरियल्स को इकट्ठा करके जब हम फाइनल गुड बनाते हैं तो इसको सेकेंडरी इकोनॉमिक सेक्टर बोलते हैं, जहाँ पे रॉ मटेरियल प्राइमरी सेक्टर से लेकर और उसको एंड फाइनल प्रोडक्ट बना दिया जाता है। इसके बाद टर्शरी इकोनॉमिक सेक्टर, सर हमने तो प्राइमरी में उगाया, सेकेंडरी में बना लिया, टर्शरी में कुछ बचा है? हाँ हाँ हाँ, जो आपने सेकेंडरी में प्रोसेस किया ना, उस प्रोसेस के लिए लोगों को बुलाया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उसके लिए बहुत सारी सर्विसेज आपने ऐड करी। ये सारी सर्विसेज जो आप किसी एक्टिविटीज़ को फुलफिल करने के लिए करते हो, वो सारी की सारी सर्विसेज को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं, टर्शरी इकोनॉमिक सेक्टर, ओके, राइट। जैसे मेडिकल, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल सर्विसेज, रिटेल ट्रेड, रियल एस्टेट, गवर्नमेंटल एंड जुडिशियल एक्टिविटीज़, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल, हेल्थ सर्विस, मीडिया, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज। ऐसी कोई चीज़ जिसको कहीं स्टोर ना किया जा सके, ध्यान से सुनना, मेरे हिसाब से ये डेफिनेशन फिट बैठती है। ऐसी कोई चीज़ जिसको कहीं स्टोर ना किया जा सके, जो फिजिकली ना दिखे, उसको हम बोलेंगे टर्शरी इकोनॉमिक सेक्टर की एक्टिविटीज़, ओके। जैसे ट्रांसपोर्टेशन को कहीं स्टोर कर सकते हो क्या 2 दिन के लिए? ऐसा करो, मेरा 20 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसको स्टोर कर लो कहीं, नहीं कर सकते ना। इंश्योरेंस, ऐसा दिखता है क्या इंश्योरेंस आपने लिया है तो ऐसे ऐसे आप कोई रास्ते में जा रहा है, ऐसे बता दोगे इसके पास इंश्योरेंस है? नहीं बता सकते, ओके, राइट। चलिए, सो दीज आर टर्शरी इकोनॉमिक सेक्टर्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपका जो BBA है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये पूरे के पूरे 3 साल का प्रोग्राम है गाइस। पूरा आप भी अपना प्रोग्राम बनाकर आए होंगे, और हर सेमेस्टर में सेम 1, सेम 2, सर ये ऐड हो गया क्या, ऐड आ गया क्या हमारी क्लास के बीच में? नहीं नहीं, ऐड नहीं आया, मैं कुछ बता रहा हूँ। सेम 1, सेम 2, इसमें 4 सब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें भी 4 सब्जेक्ट है, राइट। इस तरीके से आपके पास कितने सेमेस्टर, कितने ईयर्स हैं? 3, है ना। तो आपके पास अराउंड 24 सब्जेक्ट्स हैं। किसी एक सेमेस्टर में शायद एक सब्जेक्ट कम है, इसलिए बोल रहा हूँ। टोटल सब्जेक्ट्स आर 24. आउट ऑफ दैट 2 आर द प्रोजेक्ट्स that you will see in the second and third year, and other 22 are the core subjects,
विच यू नीड टू स्टडी। आपने ये नोटिस ज़रूर किया होगा कि जब भी हम बात करते हैं कि आपको कोई जॉब क्यों नहीं मिलती, अब माफ़ी चाहूँगा मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, नॉर्मल किसी स्टूडेंट को जनरली इजी जॉब अवेलेबिलिटी नहीं मिलती, ऐसा है क्या? हाँ, आप लोगों का आउटपुट, यस एवरीवन। इसका रीज़न ये, जॉब ऐसा ऐसा तो नहीं है कि जॉब बहुत कम है, जॉब्स आर देयर राइट, है ना? ऐसा ऐसा है क्या जॉब खत्म हो गई है? आपको क्या लगता है जॉब खत्म हो गई क्या? जॉब्स नहीं खत्म हुई है, जॉब्स आर ऑलवेज देयर राइट। व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द जॉब मार्केट। ओके, हमें ये समझना होगा कि हम उनके लिए कैपेबल हैं। मान लेते हैं आपकी ही कंपनी है जो मोबाइल फ़ोन बनाती है, क्या आप ऐसे किसी विद्यार्थी को एम्प्लॉय करोगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में जिसको सिर्फ और सिर्फ, जिसके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री हो, बट और आपकी रिक्वायरमेंट भी ग्रेजुएशन की डिग्री वाले स्टूडेंट की ही है एटलीस्ट, क्या आप एम्प्लॉय करेंगे? बताइए, इफ़ यू हैव टू पे द सैलरी ऑफ 30 to 40,000 रुपये अ मंथ। हाँ, आप लोग खुद बताइए, आपकी ही कंपनी है, आप चाहेंगे ना कि कोई एक्सपीरियंस्ड आए जो पहले दिन में ही खूब सारा ऐसे काम कर दे? यस और नो? ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों को एम्प्लॉय किया जाएगा और साथ के साथ एक ऐसा ग्रुप भी रेडी किया जाएगा जिनको हम ट्रेन कर सकें। लेकिन ग्रुप में ट्रेन उनको ही किया जा सकेगा जिनके पास प्रीवियस नॉलेज है, राइट? और प्रीवियस नॉलेज मतलब मार्केट की अच्छी समझ है। अब ऐसा तो नहीं है कि हम किसी ग्रेजुएशन के फ्रेशर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसके पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो, विच इज़ नॉट फेयरली पॉसिबल फॉर एनी वन ऑफ अस, राइट? बट हम ये क्या कर सकते हैं, हम जो भी सिलेबस हमारा दिया हुआ है ना, आप ये देख रहे हैं अभी मैंने एक पूरा यूनिट नहीं पढ़ाया है, यूनिट का सिर्फ 20% पार्ट आपको पढ़ाया है, ऑलमोस्ट 2 पेजेस राइट, 10%। और आपने देखा कि थोड़ी बहुत जानकारी जो आपको पूरे यूनिट में मिलने वाली है उसका आपको एक क्रक्स मिल गया है कि हम इस पूरे यूनिट में क्या पढ़ने वाले हैं। आप यकीन मानिए कि अगर आप अपना पूरा सिलेबस ईमानदारी से सिर्फ पढ़ लेते हैं ना, वाई वी गाइज आर ओनली प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम्स, जबकि एग्ज़ाम्स इसलिए बनाए जाते हैं, किसी ने टेस्ट नाम इसलिए रखा होगा, परीक्षा इसलिए नाम रखा होगा क्योंकि आपकी परीक्षा होनी है किस चीज़ की, जो आपने पढ़ा है। पर हम इस पूरे प्रोसेस को बाईपास कर रहे हैं। बाईपास कैसे कर रहे हैं? हम सिर्फ और सिर्फ अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। डू वी स्टडी एट ऑल? अरे अब तो इग्नू से एडमिशन ले लिया, पढ़ने की कोई दिक्कत नहीं, असाइनमेंट जमा करने हैं, 30% 50% वहाँ से नंबर आ जाएंगे, थेरी में यार क्या ही 5-10 क्वेश्चन आते हैं, उसमें लिख कर आएंगे, एकदम मज़ा आ जाएगा। आप ये सोचिए, आप अपने आप को ख़राब कर रहे हैं। क्या आप इसी तरीके से 10th 11th 12th में पढ़े हैं? नहीं, तो आप उससे ज़्यादा ख़राब सिचुएशन में मत जाइए। यकीन मानिए आपकी जर्नी और ज़्यादा लंबी होने वाली है। अभी तक जो जॉब मार्केट है उसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ ग्रेजुएशन है। आप जब तक रेडी होंगे तो ग्रेजुएशन प्लस सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमाज हो जाएगी, राइट? जस्ट बिकॉज क्योंकि उनको भरोसा नहीं है कि आपने जो ग्रेजुएशन में जानकारी ली है उसके हिसाब से आपको जानकारी है भी, इसलिए दे ऑल्सो आस्क फॉर द डिप्लोमाज सम सम ऑर्गेनाइजेशंस। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ, डू नॉट जस्ट स्किप फॉर द एग्ज़ाम्स कि चलो एग्ज़ाम दे देते हैं। कौन देखने आ रहा है? कौन देखेगा आप लोगों को कि आपको आता ही नहीं आता? जब आप एम्प्लॉय होने जाएंगे और जब आपसे कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए कहा जाएगा, इफ़ यू लाइक, तब भी मान लेते हैं आपको जॉब मिल गई, आप जॉब के दौरान भी सीख सकते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा इस पूरे 3 साल की जर्नी का जहाँ क्या आपके पास 36 मंथ्स हैं, राइट? अराउंड 1000 दिन है आपके पास। इन 1000 दिनों में कम से कम 500 दिनों को अच्छे से यूज़ करो, जानकारी लो, क्योंकि ये जानकारी आपको हमेशा काम आने वाली है। अगर आप इसके बाद मास्टर्स करेंगे ना, मैं आज भी बोल रहा हूँ, एक टास्क लीजिए, MBA का सिलेबस निकालिए और अपना BBA का सिलेबस निकालिए। एक दिन का टास्क है, पूरे दिन ख़राब कीजिए अपना, दोनों का सिलेबस निकाल कर कंपेयर कीजिए। आपको ध्यान से देखने को मिलेगा वट एवर यू आर लर्निंग इन योर BBA विल बी एडवांस्ड इन MBA ओनली। कुछ नया नहीं सीखेंगे, इसका एडवांस वर्जन सीखेंगे।
राइट। तो अगर आपका बाद में IIM या किसी दूसरे कॉलेज से MBA करने का भी मन है, तो आई एम फोर्सिंग ऑल ऑफ यू गाइज टू स्टडी ऑल योर बुक्स थॉरोली। ओके, वापस आते हैं अपने बुक के ऊपर, जिससे आपको ये पता लगे कि स्टडी इज़ इम्पॉर्टेंट, एग्ज़ाम्स आर नॉट। एग्ज़ाम्स आर नॉट, मैं दोबारा बता रहा हूँ आप लोगों को, एग्ज़ाम आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, ओनली स्टडीज़ आर इम्पॉर्टेंट। क्योंकि जब आप किसी के साथ बैठकर डिस्कशन करेंगे ना, और उसने पूछ लिया कि आपने क्या किया है BBA, और उसने कोई भी एक सब्जेक्ट का नाम ले दिया और आप वहाँ से जाने की कोशिश करेंगे, आप सोचिए आपको कितना एम्बेरस फील हो रहा है, राइट। तो जैसा अपना ग्रुप बनाएंगे, जैसे जैसे आप अपने आप को डेवलप करेंगे, वैसे ही आप आगे भी डेवलप होते चले जाएंगे। बहुत हुई ज्ञान की बात, आइए चलते हैं, करते हैं अब अगले टॉपिक के बारे में डिस्कशन। ओके, इस यूनिट के एंड के बाद मैं आप लोगों को असाइनमेंट के आंसर्स भी शेयर करूँगा, जिसके लिए आपको गूगल फॉर्म फिल कर देना है, आप लोगों को ईमेल पर मिल जाएंगे, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं फिल किया है, bba.ignou.me, हमने एक रिसेंटली एक वेबसाइट बनाई है। इससे पहले मैं BBA RIL स्टूडेंट्स को पढ़ाया करता था, अभी भी पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं कि था, मतलब स्टिल वी टीच BBA RIL, दैट इज़ BBA इन रिटेल। ओके, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेट थोड़ा ज़्यादा है। तो आप क्या कीजिए, bba.ignou.me पे जाइए और वहाँ पे गूगल फॉर्म है, उसको फिल कीजिए। अगली क्लासेस का जो भी लिंक है वो आपको डायरेक्ट आपके ईमेल पर मिल जाया करेगा, ठीक है, राइट। आइए गाइज बात करते हैं बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में। इन तीनों में क्या डिफरेंस है भाई? ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसमें मैं प्रॉफिट कमाना चाहूँ, कि अच्छा ये बेच दिया, 10 का खरीदा था 20 का बेच दिया, 5 रुपये मेरे ऑपरेशनल कॉस्ट, 5 रुपये का फ़ायदा, मतलब मज़ा आ गया, 25% प्रॉफिट, ठीक है, राइट। ओके, तो ऐसी एक्टिविटी जो हम इसलिए कर रहे हैं कि जिसमें हम प्रॉफिट कमा सकें, वो क्या होगी? बिजनेस एक्टिविटी, राइट। ओके, चलिए, जैसे कि हम साबुन बना रहे हैं, अंडे बेच रहे हैं, सर अंडा भी बेचना प्रॉफिट? हाँ, प्रॉफिट का काम है। TV सेट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। अ पर्सन हु इज इंगेज इन बिजनेस इज कॉल्ड अ बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर। हाँ, अब यहाँ बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर दोनों को कह दिया है। देखिए, इन लॉन्ग टर्म एंटरप्रेन्योर्स ऑल्सो वांट टू अर्न प्रॉफिट इन लॉन्ग टर्म, इसमें मैं लॉन्ग टर्म वर्ड जोड़ रहा हूँ, टू सस्टेन देयर इनोवेटिव आइडियाज। बेसिकली एंटरप्रेन्योर्स उन लोगों को कहते हैं जो नए इनोवेटिव आइडियाज से पुराने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, राइट। ओके, तो ऐसे लोग एंटरप्रेन्योर होते हैं। बट टू सस्टेन देयर आइडियाज दे नीड टू अर्न प्रॉफिट। ओके, मेरे को अगर कोई अच्छा काम करना है, मेरे को लोगों को अगर दान देना है, अगर मुझे जानवरों की मदद करनी है, लोगों की मदद करनी है, समाज का भला करना है, तो मेरे पास पैसा नहीं होगा तो मैं क्या ये सब कर पाऊंगा? सच बताओ, कर पाऊंगा क्या? बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा भाई। मनी इज इंपॉर्टेंट, ओके, राइट। इसीलिए एंटरप्रेन्योर लॉन्ग टर्म में उसको भी क्या चाहिए होता है? प्रॉफिट। अपने लिए नहीं चाहिए, लोगों के लिए चाहिए, राइट। सच एज रतन टाटा सर। नाउ लेट्स मूव टू द प्रोफेशन। एनी एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स द रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज सर्विस, जिससे हम लोगों से पर्सनलाइज सर्विस ले सकें, उनको हम प्रोफेशन कहेंगे। जैसे लॉयर से हम लॉ की जानकारी लेते हैं, डॉक्टर से हम अपना इलाज करवाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट से फ्रॉड करवाते हैं, गाइस टैक्स बचवाते, नहीं ये सब नहीं करना है अपने को, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपने अकाउंट्स मैनेज करवाते हैं, ओके, राइट। जनरली फॉर ईच द कैटेगरी ऑफ प्रोफेशन देयर वुड बी अ प्रोफेशनल बॉडी, जैसे लॉयर्स के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ओके, और ऐसे ही मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया किसके लिए है? डॉक्टर्स के लिए, राइट। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए CIA है, हाँ, ओके, राइट। नाउ सो अ प्रोफेशनल शुड बिकम अ मेंबर ऑफ कंसर्न्ड प्रोफेशनल बॉडी एंड फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट प्रिस्क्राइब्ड बाय सच बॉडी, राइट। सो प्रोफेशनल्स चार्ज सम फीस फॉर देयर प्रोफेशनल सर्विसेज, जो कि वो देते हैं। जैसे अगर किसी लॉयर से मैं सलाह लेने जाऊँगा, तो उस सलाह के मुझसे पैसे चार्ज करेगा, वो मुझसे 5 मिनट बात भी करेगा, नॉर्मली बात करने के पैसे नहीं लेगा, लेकिन जब वो सलाह वाली बात करेगा, सर अब मैं सलाह देने जा रहा हूँ, अब आपके 500 रुपये बन जाएंगे, ठीक है, आज की सलाह के अपॉइंटमेंट के 500 रुपये हैं, राइट। नाउ तो दिस इज कॉल्ड प्रोफेशन। प्रोफेशन में एक प्रोफेशनल बॉडी का होना ज़रूरी है, ओके, ध्यान दीजिएगा। बिजनेस के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट अर्न करने के
मोटिव से हम लोग किसी बिजनेस को रन करने जा रहे हैं, राइट? यहाँ पे जो बिजनेसमैन है उसके नेचर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? नेक्स्ट इज प्रोफेशन। ऐसा ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसके अंदर हम पर्सनलाइज्ड सर्विस दे रहे हैं किसी को, उस व्यक्ति के लिए दे रहे हैं। जैसे सोहेल को कोई ऐसा मान लेते हैं कि उनको कोई अपना अकाउंट मैनेज करवाना है, बड़े बिजनेसमैन है सोहेल, तो सोहेल अपने पास आए, हम हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो इनका अकाउंट मैनेज करेंगे और क्या करेंगे, इनको जो है सर्विस दे देंगे और सोहेल इसके बदले हमें फीस देंगे, है ना? राइट? ईजी है काजल, समझ में आ रहा है एवरीवन? लविश, देविका, सुधीर, तुलसी, कोमल, आर यू देयर? साउंड्स ग्रेट, चलिए बहुत बढ़िया। एक बार सब लोग BCOC लिख देना कमेंट में फटाक से, एवरीवन बी अटेंटिव। यस, BCOC, BCOC। कुछ और मत लिख देना गाइस, कुछ और मत लिख देना, हाँ ठीक है, BCOC, ओके, यस, 1 2, यस। अरे बाकी लोग फटाक से, यस तुलसी प्लीज, यस तुलसी प्लीज, यू हैव सम क्वेरी, माइक ऑन कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अरे वाह सर, आप बोरिंग क्लास करा रहे हो सर जी, नींद आ रही है। हाँ यस तुलसी, कोई क्वेरी थी आपकी? साउंड्स ग्रेट, ओके, चलिए नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एम्प्लॉयमेंट। ऐसी एक्टिविटी जिसमें हम एग्रीमेंट के थ्रू, मैं एम्प्लॉय, आप एम्प्लॉयर हो, मैं एम्प्लॉय हूँ, आप एम्प्लॉयर हो प्रदीप, आप एम्प्लॉयर हो और मैं एम्प्लॉय हूँ, हम दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट होगा। प्रदीप मुझसे बोलेगा हमारे यहाँ सुबह 9 बजे आ जाना होता है, मैं बोलूँगा ठीक है सर। प्रदीप बोलेंगे कि ऐसा करो, आपको ना ये टास्क, जो भी टास्क मैंने इसमें लिखा हुआ है, जो आपके KRAs हैं, की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज, इनके अंदर तो काम करना ही है, एडिशनल वर्क भी करना है। सैटरडे संडे छुट्टी रहेगी, ठीक है, फ्राइडे छुट्टी करने पर 3 दिन की छुट्टी नहीं माफ़ हो जाएगी, ठीक? मान लेते हैं ऐसा एग्रीमेंट होगा और प्रदीप बोलता है कि हम आपको सैलरी देंगे 50,000 रुपये मंथ, ठीक? मैं खुश, प्रदीप खुश, क्योंकि प्रदीप का काम हो रहा है, मैं काम कर रहा हूँ, एंड हम एक एग्रीमेंट के अंदर बाउंड हैं, मैं और प्रदीप दोनों। प्रदीप एक एम्प्लॉयर है, मैं एक एम्प्लॉई हूँ, ठीक है, राइट? तो जब भी ऐसी कोई एक्टिविटीज़ जो दो लोगों के एग्रीमेंट के साथ की जाए, राइट, तो इसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि इस एग्रीमेंट के तहत मुझे बहुत सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा, जो मेरी एम्प्लॉयमेंट फर्म जो होगी वो मुझे बताएगी, ठीक है? जो मेरा एम्प्लॉयर होगा, जो भी वो रूल्स रेगुलेशंस रखेगा, जिसके लिए मैंने एग्री किया है, उन सभी रूल्स रेगुलेशंस को मुझे फॉलो करना पड़ेगा, राइट? ओके, द एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड सर्विस। जैसे कि किसी फैक्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, होटल में काम कर रहे हैं, कॉलेज में काम कर रहे हैं, दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कई बार प्रोफेशनली क्वालिफाइड लोग भी, हाँ सच में, प्रोफेशनली क्वालिफाइड लोग भी क्या करते हैं? एम्प्लॉयमेंट करते हैं। जैसे इंजीनियर्स आर एम्प्लॉयड इन फैक्ट्री, डॉक्टर्स आर एम्प्लॉयड इन हॉस्पिटल्स, यस और नो, राइट? लॉयर्स आर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट बार काउंसिल्स, ओके, राइट? चलिए, so employment is an alliance between two parties often dependent on agreement where the work is compensated for one party, which might be a company, for profit, non-profit, association of person, cooperative or any other entity। हे भगवान, इतना सारा, इसके आगे भी होता है? हाँ आगे भी है गाइज। फॉर प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट, एसोसिएशन ऑफ कोऑपरेटिव एंड एनी अदर एंटिटी इज द एम्प्लॉयर एंड द अदर इज एम्प्लॉय, ओके, राइट? चलिए, कितने टाइप की एम्प्लॉयमेंट होती है गाइज? देखिए, बहुत सारे टाइप की। Employees can be recruited under several types of employment, right? The types of employment under which an individual is employed is mentioned in the employment contract. The employed person is bound by instructions, directions regarding working hours, place of work, जो भी हमने कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया है। इसमें है फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट, कैजुअल एम्प्लॉयमेंट। फुल टाइम में क्या होगा? आपको एक डेडिकेटेड टाइम पर जॉब को ज्वाइन करना होगा और 8 hours, 4 hours, whatever the hours, फिक्स्ड आवर्स में। पार्ट टाइम में आपको पूरे महीने में कुछ ही दिन काम करना है, एक दिन में कुछ ही घंटे काम करना है, ऐसा करके। कैजुअल एम्प्लॉयमेंट में कैजुअल एम्प्लॉयज़ आर रिक्रूटेड ऑन इरेगुलर बेसिस, जब उनको काम की ज़रूरत है। जैसे मुझे अपने घर की सफाई करवानी है, पेंट करवाना है ना, राइट, ग्लास वगैरह का काम करवाना है, ऐसा कुछ।
कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयमेंट डन फॉर अ फिक्स टर्म और फॉर द ड्यूरेशन ऑफ स्पेसिफिक टास्क, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट। हाँ, मैंने जो ये कैजुअल एम्प्लॉयमेंट पे लोगों को रखा है ना, अगर एक दो दिन का काम है तब तो मैंने कैजुअल एम्प्लॉयमेंट पे रख लिया, लेकिन अगर मुझे लगता है कि मुझे पूरी की पूरी बिल्डिंग का पेंट करवाना है तो मैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करूँगा कि ऐसा है 10 दिन में मुझे ये काम चाहिए पूरा और इसके लिए आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है, राइट। अब आप कैसे भी काम करो, मुझे समस्या नहीं है, ऐसे ऐसे काम हो जाना चाहिए जैसे हमने कहा है। आप जितने ज़्यादा लोग लगाना चाहो, जो मशीनरी यूज़ करना चाहो, वो आपकी मर्ज़ी है, राइट। नेक्स्ट इज़ अप्रेंटिसशिप। ये एक प्रैक्टिस होती है किसी भी इंडिविजुअल की किसी ट्रेड या प्रोफेशन के लिए, ओके। अ पर्सन अंडरगोइंग अप्रेंटिसशिप इज कॉल्ड अप्रेंटिस। अप्रेंटिसेस हैव द बेनिफिट ऑफ फुल इंश्योरेंस प्रोटेक्शन, सिकनेस, एक्सीडेंट, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पेंशन इंश्योरेंस, ओके। और शील्ड भी रहती है कि उनको निकाला नहीं जा सकता, लाइक अगर कोई अप्रेंटिसशिप में है तो, बट हाँ यहाँ पैसे बहुत कम मिलते हैं। जब आप ट्रेनिंग में होते हैं, ट्रेनिंग पीरियड जब आपका होता है तो जनरली आपको अप्रेंटिसशिप पे रखा जाता है। जनरली जो प्रोफेशनल टास्क होते हैं उनके लिए स्टार्टिंग में आपको अप्रेंटिसशिप ही मिलती है। सीजनल एम्प्लॉयमेंट, हाँ मान लेते हैं मैं कोकोनट सेल करता हूँ तो गाइस ठंडियों में कोकोनट कोई खरीदेगा मुझसे? जल्दी नहीं खरीदेगा, है ना। मैं गोलगप्पे बेचता हूँ, सर्दियों में गोलगप्पे खरीदेगा कोई? नहीं खरीदेगा, राइट, ओके। मेला लगाता हूँ, मेला तो मेला जो है सीज़न वाइज होता है, पूरे साल नहीं लगा सकते, है ना। सो सीजनल एम्प्लॉयमेंट, सीजनल वर्कर्स प्रोवाइड देयर सर्विसेज ऑन सीजनल बेसिस। फॉर एग्जांपल होटल, केटरिंग ट्रेड, सीजनल वर्कर आर सब्जेक्ट टू स्पेशल कोऑपरेटिव सेटलमेंट्स, और इनको भी इंश्योरेंस प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। यस तुलसी प्लीज़। मैं इस क्लास के बाद ज़रूर बताऊंगा, ठीक है तुलसी, ओके जी, बने रहिए क्लास में। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द कंपैरिजन अमंग बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। एक टेबल से शुरू करते हैं क्योंकि सारा का सारा जो ज्ञान है वहाँ निचोड़ कर रखा हुआ है। टेबल ये रही आपके सामने, ठीक है, राइट। अब किस बेसिस पर हम कंपैरिजन करेंगे बिजनेस का, प्रोफेशन का और एम्प्लॉयमेंट का? देखिए यहाँ पर जो बिजनेस होता है उसका मोड होता है कि भाई एंटरप्रेन्योर डिसीजन एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज़। अगर मुझे कोई बिजनेस करना है तो मैंने पहले तो डिसाइड करना है कि भाई मेरे को ये करना है। कनौजिया साहब पहले डिसाइड कर लो कि आपको करना क्या है। तो मैंने कहा हाँ मैंने डिसाइड कर लिया। अब मैंने डिसाइड कर लिया कि ऐसा करते हैं, किताब छापते हैं। अब लेकिन किताब तो ऐसे छाप नहीं सकते, किताब के लिए हमें चाहिए होता है पब्लिशर्स लाइसेंस, ISBN नंबर, और भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसको करने के लिए। तो पहले तो मेरा डिसीजन है, उसके बाद है लीगल फॉर्मेलिटी। मेरे को अपनी फॉर्म भी रजिस्टर करानी पड़ेगी, वरना मैं ऐसे ही कुछ भी छाप नहीं सकता, ठीक है। लेकिन प्रोफेशन में क्या होता है कि मुझे प्रोफेशनल बॉडी की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, लेकिन ऐसे ही थोड़ी मिल जाएगी। कल को मैं गया इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पास, बोला कि सर मुझे डॉक्टर बना दो, बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा करो, आप पहले MBBS की डिग्री लेकर आओ। तो इस प्रोफेशनल बॉडी को ज्वाइन करने से पहले भी हमें क्या करना पड़ता है? पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी पड़ती है उनकी मेंबरशिप के लिए, ठीक है। हाँ, MBBS कर लेने से ही आपको MBBS का वो डिग्री तो मिल जाएगी, बट अगेन मैं बोल रहा हूँ, आपको जब आप प्रैक्टिस में होंगे, व्हेन यू विल बी अ डॉक्टर, तो आपको IMA से लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये बात पता है आपको? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से। सिर्फ डिग्री काम नहीं आएगी आपकी कि मैंने तो जी क्या नाम है, एम्स से अपना MBBS किया था और बस अब तो मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ। नहीं, एम्स से प्रैक्टिस करने के बाद, आपके रिजल्ट्स देखने के बाद ये प्रोफेशनल बॉडी डिसाइड करेगी कि आपको पब्लिक में जाकर प्रैक्टिस करने की इजाज़त दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। समझ गए आप लोग? इतना ही आसान नहीं है ये। हाँ, जैसे अगर मैंने LLB कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं जाके मैं कल से ऐसे प्रैक्टिस कर सकता हूँ किसी भी कोर्ट में। मुझे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ जाकर वहाँ पे अपना बार लाइसेंस लेना पड़ेगा, तब जाके मैं अपना लॉ प्रैक्टिस कर सकता हूँ। गेटिंग इट? ये तो बड़ा मुश्किल साउंड कर रहा है। नहीं, इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप अपने काम में बहुत माहिर हैं तो बहुत आसानी से मिल जाता है। ये बस इसी वजह से बनाया गया इन बॉडीज़ को, ताकि कोई माल प्रैक्टिसेस ना होने लगे। कोई भी लाइक ऐसे अनस्किल्ड व्यक्ति आके आपका कोई इलाज करने लग जाएगा, मान लेते उसके पास डिग्री है। अगेन जो मैंने स्टार्टिंग में कहा कि सिर्फ डिग्री ले लेने से ही ये नहीं होगा कि आपको जानकारी भी है।
ये बॉडी डिसाइड करेगी कि आपके पास जानकारी है या नहीं, जो प्रोफेशनल बॉडी है। इसीलिए आपके पास तो देखिए जनरली हम लोगों के पास तो कोई बॉडी ऐसी है नहीं, तो हम अपने सेल्फ रियलाइजेशन से ऐसा कर सकते हैं, जानकारी खूब सारी इकट्ठा करें। ओके राइट। एम्प्लॉयमेंट, अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है एम्प्लॉय को और सर्विस एग्रीमेंट पर एग्री करना होता है, तब जाके उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलती है। काम क्या करना पड़ता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो पब्लिक को डिलीवर करनी पड़ती हैं अगर आप बिजनेस में हैं तो। लेकिन प्रोफेशन में हैं तो आपको पर्सनलाइज्ड सर्विस देनी पड़ेगी, एक्सपर्ट सर्विस देनी पड़ेगी। और आपको अगर आप एम्प्लॉयमेंट में हैं तो आपको कोई टास्क परफॉर्म करना पड़ेगा जो कि आपके रूल्स रेगुलेशंस के और एग्रीमेंट के अंडर में कहा गया आपको। क्वालिफिकेशन, बिजनेस करने के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ प्रोफेशन में भैया एक्सपर्टीज़ और ट्रेनिंग दोनों ज़रूरी है। सिर्फ एक्सपर्टीज से नहीं, ट्रेनिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी। क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज प्रिस्क्राइब्ड बाय एम्प्लॉयर। कोई आपसे काम करवाना चाहता है तो उसको जो काम करवाना है उसके लिए पहले आपको इंडक्शन पे बुलाएगा, फिर आपको ट्रेन करेगा, फिर आगे वो काम करवाएगा। रिवॉर्ड या रिटर्न क्या मिलता है, देखो बिजनेस में तो पैसा आपको प्रॉफिट मिलेगा, प्रोफेशन में प्रोफेशनल फीस मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट में सैलरी या फिर वेजेस मिलेंगे। कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी कि शुरुआत में कुछ पैसा देना पड़ता है, हाँ बिजनेस करने के लिए पैसा देना पड़ता है बिल्कुल, जितना बड़ा बिजनेस करेंगे उतना ज़्यादा पैसा लगाएंगे। लेकिन प्रोफेशन में कम पैसा लगता है, बहुत कम पैसा लगता है आपको उस प्रोफेशन को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए चेयर कुर्सी और एक छोटा सा रूम तो चाहिए ना आपको, ठीक है राइट। लेकिन एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ भी नहीं चाहिए आपको, कोई कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। गेटिंग इट। रिस्क कितना है, हाँ बिजनेस में बड़ा अनसर्टेन है, इरेगुलर रहता है, रिस्क बहुत ज़्यादा है। लेकिन प्रोफेशन में यहाँ पे जनरली रेगुलर रहता है लेकिन कुछ रिस्क है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं है, कोई एकदम बिल्कुल एकदम मज़ा है, कोई दिक्कत है ही नहीं। यहाँ पे फिक्स्ड है, रेगुलर पे, कोई रिस्क नहीं, सारा रिस्क मालिक का है। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, हाँ हम अपनी कंपनी किसी और को बेच सकते हैं, लेकिन प्रोफेशन में हम अपना प्रोफेशन किसी और को नहीं दे सकते। एम्प्लॉयमेंट में अपनी नौकरी किसी और से नहीं करवा सकते, ठीक है, क्योंकि टर्म्स तो हमने एग्री किए ना, राइट। कोड ऑफ कंडक्ट, काम को करने के कुछ तरीके होते हैं, यहाँ पे कोई तरीका ऐसा है नहीं एज सच, क्योंकि जब आप लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरे करते हो उन लीगल फॉर्मेलिटीज़ के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट होता है। बाकी जनरली कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है किसी बिजनेस को रन करने के लिए। हाँ प्रोफेशनल बॉडीज़ कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करवाती हैं, और ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट फर्म भी आपसे क्या करवाएगी, कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करने के लिए बोलेगी, राइट। नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर लेड डाउन बाय द एम्प्लॉयर आर टू बी फॉलोड। ओके राइट, आर यू गाइस गेटिंग इट everyone? So these are the differences between business, profession and employment. Okay guys, we'll continue the lecture in the very next class from the topic business, essentials of business, and after that industry. Okay, हम लोग इसको प्रोसीड करेंगे इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर। तो बने रहिए मेरे यानी किशन कनौजिया के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, यू गाइस आर रियली ऑसम।